हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे टू कंपोनेंट सिस्टम्स के एक ऐसे एग्जांपल के बारे में जिसमें हमारे पास इनकंग्रुएंट मेल्टिंग पॉइंट होते हैं। तो सबसे पहले बात आती है कि इनकंग्रुएंट मेल्टिंग पॉइंट होते क्या है। क्या होता है कि कई बार दो कंपोनेंट्स जब रिएक्ट करते हैं तो एक ऐसा कंपाउंड फॉर्म करते हैं जो कि बहुत ही अनस्टेबल होता है। मीन्स जब उसको हम हीट करते हैं अपने मेल्टिंग पॉइंट पे पहुंचने से बहुत पहले ही वो डीकम्पोज कर जाता है और दो नए कंपाउंड बनाता है, एक सॉलिड फॉर्म में, दूसरा सॉल्यूशन फॉर्म में। और उनमें जो उनकी कंपोजिशन होती है वो पहले वाले सॉलिड कंपाउंड से टोटली डिफरेंट होती है। तो ऐसे कंपाउंड्स जो अपने मेल्टिंग पॉइंट पे पहुंचने से पहले ही डीकम्पोज कर जाते हैं और जिस टेम्परेचर पे वो डीकम्पोज करते हैं उस टेम्परेचर को हम बोल देते हैं इनकंग्रुएंट मेल्टिंग पॉइंट। एग्जाम्पल के तौर पे हम बात करें तो जब भी सॉल्ट और वाटर को मिक्स किया जाता है तो एक पर्टिकुलर कंपोजिशन पे और पर्टिकुलर टेम्परेचर पे दोनों रिएक्ट करके हाइड्रेट फॉर्म करते हैं। और वो हाइड्रेट इतने अनस्टेबल होते हैं कि जैसे ही हम उनको थोड़ा सा हीट करते हैं वो डीकम्पोज कर जाते हैं। और डीकम्पोज करने पे वो एक सॉलिड कंपाउंड और उसी ही सॉलिड का एक सॉल्यूशन फॉर्म करते हैं। और उन दोनों में जो उनकी कंपोजिशन है वो हाइड्रेट में जो कंपोजिशन थी उससे टोटली डिफरेंट होती है। और वो हाइड्रेट जिस टेम्परेचर पे डीकम्पोज हुआ उसको हमने बोल दिया इनकंग्रुएंट मेल्टिंग पॉइंट। तो आज हम डिस्कस करेंगे सोडियम क्लोराइड और वाटर सिस्टम की। एक बहुत ही अच्छी एग्जांपल है। इसमें जब सोडियम क्लोराइड और वाटर मिलकर एक डाइहाइड्रेट फॉर्म करते हैं तो वो डाइहाइड्रेट बहुत ही अनस्टेबल होता है, जिसको हीट करने पे वो एक टेम्परेचर पे जाके डिकम्पोज कर जाता है और उस टेम्परेचर को हम उस डाइहाइड्रेट का इनकंग्रुएंट मेल्टिंग पॉइंट बोल देते हैं। तो सोडियम क्लोराइड और वाटर मिलकर सिर्फ एक ही हाइड्रेट बनाते हैं जो कि है सोडियम क्लोराइड डाइहाइड्रेट। और ये उसका फेज डायग्राम है। इस फेज डायग्राम में हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं। तो चलिए देखते हैं क्या कौन कौन से फीचर्स हमारे पास इसमें। हमारे पास इस फेज डायग्राम में एक कर्व है ए से ओ तक, जिसको फ्रीजिंग पॉइंट कर्व ऑफ वाटर कहा गया है। दूसरा हमारे पास एक कर्व ओ से स्टार्ट होकर बी तक जाता है जिसे डाइहाइड्रेट का सोलबिलिटी कर्व कहा गया है। इसके अलावा हमारे पास एक पॉइंट ओ है जो कि यूटेक्टिक पॉइंट है। और एक हमारे पास यहाँ पे एक छोटा सा कर्व और है जो बी से स्टार्ट होकर सी तक जाता है जिसे एनहाइड्रस सोडियम क्लोराइड का स्टेबिलिटी कर्व कहा गया है। इन सब के अलावा हमारे पास कुछ एरियाज हैं, जैसे कि एरिया अबव AOB, जिसमें हमारे पास अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन है सोडियम क्लोराइड का वाटर में। एक हमारे पास एरिया है एरिया अंडर AOD, जिसमें हमारे पास आइस एज वेल एज दी सैचुरेटेड सॉल्यूशंस हैं। ओके, इसी तरह से ही हमारे पास एक एरिया है अंडर BOE, जिसमें हमारे पास डाइहाइड्रेट और सैचुरेटेड सॉल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं। इसी तरह से ही हमारे पास एक एरिया है बिलो द लाइन DOE, जिसमें हमारे पास सॉलिड फेज एग्जिस्ट करते हैं। एक साइड पे हमारे पास सॉलिड आइस है, दूसरी साइड पे हमारे पास सॉलिड डाइहाइड्रेट कंपाउंड है। तो वन बाय वन सब कर्व्स को, सब पॉइंट्स को और सब एरियाज को डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं कर्व AO से। तो AO कर्व पे हमारे पास क्या क्या हो रहा है वो हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं पॉइंट ए की। जैसा कि हम देख रहे हैं पॉइंट ए पर हमारा जो टेम्परेचर है दैट इज 0 डिग्री सेल्सियस। मीन्स पॉइंट ए इज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ
वाटर। ओके, और यहाँ पे प्योर वाटर एंड आइस बोथ आर इन इक्विलिब्रियम। ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं कि 0 डिग्री पे वाटर जो है फ्रीज करना शुरू करता है और उस टाइम पे वाटर एंड आइस दोनों एग्जिस्ट करते होते हैं। और जैसे ही हम इसके अंदर सोडियम क्लोराइड डालना शुरू करते हैं वो वाटर में सॉल्युबल हो जाता है, और इसी वजह से वाटर जो है अब 0 डिग्री पे फ्रीज ना होके माइनस टेम्परेचर पे, नेगेटिव टेम्परेचर पे जाके फ्रीज होना शुरू होता है। और जैसे जैसे क्वांटिटी हम इंक्रीज करते जाते हैं सोडियम क्लोराइड की वाटर में, तो वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो डिक्रीज करता जाता है। मीन्स जो सोल्यूशन बन रहा है उसको अगर हम फ्रीज करते हैं तो वो 0 डिग्री पे फ्रीज नहीं होता, वो लो टेम्परेचर पे फ्रीज होता है, 0 डिग्री से नीचे जाकर फ्रीज होता है। सपोज हमने 20 ग्राम सोडियम क्लोराइड उसमें ऐड कर दिया, तो वो 20 ग्राम के कॉरस्पॉन्डिंग जो टेम्परेचर स्केल पे होगा उस टेम्परेचर पे जाके फ्रीज होगा। ओके, so we can say the curve AO is the freezing point curve of water which is getting lowered by the addition of sodium chloride। ठीक है, और इस कर्व पर हमारे पास दो फेज एग्जिस्ट कर रहे हैं, एक तो आइस, दूसरा अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। सो अगर हमारे पास इस कर्व के ऊपर दो फेज हैं तो डिग्री ऑफ फ्रीडम्स हम कैलकुलेट कर सकते हैं बाय यूजिंग द रिड्यूस्ड फेज इक्वेशन विच इज F इज इक्वल टू C माइनस पी प्लस 1। तो दो कंपोनेंट्स हैं सोडियम क्लोराइड एंड वाटर, फेजेस भी दो हैं इस कर्व के ऊपर। ओके, सो वी विल हैव दी 1 डिग्री फ्रीडम। दैट मीन्स द इक्विलिब्रियम बिटवीन आइस एंड सोल्यूशन along this curve is a monovariant system। ओके, सो जैसे जैसे हमने सोडियम क्लोराइड इसमें डाला उसका फ्रीजिंग पॉइंट जो है डिक्रीज करता गया, अप टू पॉइंट O तक ही डिक्रीज किया, इससे नीचे नहीं जा पाया। तो इसका क्या मतलब है? तो इसका मतलब है कि एक पर्टिकुलर टेम्परेचर तक ही हम वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट लो कर सकते हैं, उससे नीचे नहीं जाता है। तो -21 डिग्री सेल्सियस जो है तक हम वाटर का टेम्परेचर लो लेके जा सकते हैं, इससे नीचे हम वाटर का टेम्परेचर लो नहीं कर सकते हैं। इसके बाद जितना भी आप सोडियम क्लोराइड इसमें ऐड करते जाओगे तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट फर्दर डिक्रीज नहीं होगा। तो यहाँ पे आके उसका फ्रीजिंग पॉइंट जो है स्टेबल हो गया, इससे लेस टेम्परेचर नहीं हो सकता। नेक्स्ट वी हैव पॉइंट O। पॉइंट O को हम क्रायोहाइड्रिक पॉइंट बोल देते हैं, और यहाँ पे जैसे मैंने बताया कि टेम्परेचर कितना है -21 डिग्री सेल्सियस, और उसके कॉरस्पॉन्डिंगली हमारे पास जो कंपोजिशन है दैट इज 29% सोडियम क्लोराइड एंड 71% आइस। ओके, और इस पॉइंट पे आके हमारे पास एक नया कंपाउंड फॉर्म होता है जो कि है डाइहाइड्रेट, सोडियम क्लोराइड डाइहाइड्रेट। ओके, अब यहाँ पे आइस भी है हमारे पास, सोडियम क्लोराइड डाइहाइड्रेट भी है, और यहाँ पे एक लिक्विड सॉल्यूशन भी है जो कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन है। ओके, सो वी हैव द थ्री फेज इन इक्विलिब्रियम एट दिस पॉइंट, और डिग्री ऑफ फ्रीडम्स हम कैलकुलेट करते हैं बाय यूजिंग द रिड्यूस्ड फेज इक्वेशन। सो वी हैव द 0 डिग्री ऑफ फ्रीडम एट दिस पॉइंट। मीन्स all the three phases which are existing at point O, they are non-variant। okay, next हम बात करते हैं कर्व OB की। अब जैसा कि हमने बताया कि पॉइंट O पे हमारे पास सैचुरेशन आ गई, फर्दर अगर हम सोडियम क्लोराइड इसमें ऐड करते हैं तो वो वाटर में सॉल्युबल नहीं होता और उसका टेम्परेचर फर्दर लो नहीं जाता है। तो क्या होता है कि जैसे ही हम और ज़्यादा सोडियम क्लोराइड में ऐड करते हैं तो एक कर्व फर्दर नीचे जाने के बजाय ये O से B तक ट्रेस होता जाता है। ओके, मीन्स कि उसके बाद हम टेम्परेचर लो नहीं कर सकते। फर्दर इफेक्ट ऑफ जो सोडियम क्लोराइड है टेम्परेचर के ऊपर वो खत्म हो गया, अब टेम्परेचर का इफेक्ट हो रहा है कंपोजिशन के ऊपर। जैसे ही हमने सोडियम क्लोराइड डाला वो उसकी सरफेस के ऊपर रह गया, तो अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो वाटर में सॉल्युबल होना शुरू हो जाता है। ओके,
सो जो डाइहाइड्रेट यहाँ पे फॉर्म हो रहा था वो वाटर में सोल्यूबल होना शुरू हो जाएगा अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं. दैट इज वाई दिस कर्व इज नोन एज द solubility curve of dihydrate. Okay, and along this curve हमारे पास फिर से दो फेज एग्जिस्ट कर रहे हैं, एक तो सॉलिड डाइहाइड्रेट, दूसरा अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन. इस कर्व पर भी हमारे पास 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम है. अगर हम कैलकुलेट करें बाय यूजिंग द रिड्यूस्ड फेज इक्वेशन, सो वी कैन इजीली फाइंड आउट दैट वी हैव द 1 डिग्री फ्रीडम. मींस ये सिस्टम भी हमारा मोनोवेरिएंट सिस्टम है यहाँ पे. ओके, नेक्स्ट हमारे पास है पॉइंट बी. पॉइंट बी पे आके हमारा ये जो कर्व है वो यहाँ पे आके स्टॉप हो जाता है. ओके, सो इसके बाद अगर हम टेम्परेचर फर्दर इंक्रीज करते हैं तो हमारा डाइहाइड्रेट जो है वो डिकम्पोज कर जाता है और एनहाइड्रस सोडियम क्लोराइड सॉलिड और सॉल्यूशन फॉर्म करता है. ओके, और उस टाइम पे हमारा जो टेम्परेचर है दैट इज अराउंड 0.15 डिग्री सेल्सियस. And that temperature at which the dihydrate decomposes into the anhydrous sodium chloride as well as the solution, that is known as the incongruent melting point or the transition point. क्योंकि यहाँ पे जाके हमारे पास ट्रांजिशन आनी शुरू हुई, डाइहाइड्रेट जो है वो डिकम्पोज करके एनहाइड्रस सॉल्ट बनाना लग गया. ओके, सो दैट इज द पॉइंट बी इज द incongruent melting point of dihydrate. Okay, next we have a small curve that is curve BC. इस BC कर्व को एनहाइड्रस सोडियम क्लोराइड का स्टेबिलिटी कर्व कहते हैं. क्यों? क्योंकि इसके बाद अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो जो डाइहाइड्रेट जो है वो एनहाइड्रस सॉल्ट में चेंज होता जाता है और वो एनहाइड्रस सॉल्ट जो है दैट इज स्टेबल अप टू ए वेरी लार्ज टेम्परेचर. ओके, एंड अलोंग दिस कर्व the anhydrous sodium chloride is in equilibrium with its own solution. So again we have a monovariant system along this curve. We have 1 degree of freedom at this curve. Next, I'm going to discuss the cooling of the solution. सबसे पहले मैं एक पॉइंट ले रहा हूं A, जिसके कॉरस्पॉन्डिंगली हमारे पास कंपोजिशन है यहाँ पे अराउंड 14 to 15%. अगर हम इस पॉइंट पे इस सॉल्यूशन को अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन को कूल करते हैं तो ये जैसे ही ये लाइन पॉइंट बी टेम्परेचर पे पहुंचती है तो वहां पे आइस जो है सेपरेट होना शुरू हो जाती है. ओके, जैसे ही वाटर में से आइस सेपरेट होना शुरू होगी तो जो सोडियम क्लोराइड है वो लेस क्वांटिटी ऑफ वाटर में डिसॉल्व रहेगा. मींस सॉल्यूशन जो है सैचुरेटेड होता जाएगा. ओके, हम कह सकते हैं कि वाटर में सोडियम क्लोराइड की क्वांटिटी इंक्रीज होती जाएगी. ओके, कंसंट्रेशन बढ़ती जाएगी तो ये कर्व जो है फर्दर बी से ओ की तरफ मूव करता जाएगा. ठीक है, और टेम्परेचर भी कंपोजिशन भी दोनों चेंज होती जाएंगी अलोंग द कर्व बी ओ. और ओ पॉइंट पे जाके हमारे पास जो सोडियम क्लोराइड डाइहाइड्रेट है वो भी सेपरेट होना शुरू होएगा. सिमिलरली अगर हम इसी सॉल्यूशन में किसी एक और कंपोजिशन पे पॉइंट ए प्राइम लेते हैं और अगर हम उसको कूल करना शुरू करते हैं तो जैसे ही वो पॉइंट बी प्राइम पे पहुंचता है उस टाइम पे सॉलिड डाइहाइड्रेट जो है सेपरेट होना शुरू हो जाता है. मींस वाटर सॉल्यूशन में से अगर डाइहाइड्रेट सेपरेट होना शुरू हो जाएगा तो सोडियम क्लोराइड की क्वांटिटी जो है वाटर में डिक्रीज करती जाएगी. तो हम कह सकते हैं कि सॉल्यूशन जो है वो लेस कंसंट्रेटेड होता जाएगा, कंसंट्रेशन जो है उसकी कम होती जाएगी और ये कर्व बी प्राइम से फर्दर फिर ओ की तरफ मूव करेगा जहां पे हमारा टेम्परेचर भी लो होता जाएगा और कंपोजिशन भी वाटर में कम होती जाएगी. फर्दर अगेन पॉइंट ओ पे जैसे ये पॉइंट पहुंचेगा तो वहां पे आइस भी सेपरेट होना शुरू हो जाएगी. ओके, और अगर हम इसी सॉल्यूशन में कोई पॉइंट एक्स लेते हैं, ओके, और उसको अगर हम कूल करना शुरू करते हैं, जैसे ही वो वाई पॉइंट पे पहुंचेगा उससे कॉरस्पॉन्डली जो भी टेम्परेचर होगा उस टेम्परेचर पे हमारे पास जो एनहाइड्रस सोडियम क्लोराइड है वो सेपरेट होना शुरू हो जाएगा. अगर हम इस कर्व को फर्दर कूल करते हैं तो ये कर्व वाई से बी पर मूव करेगा और जहां पे हमारे पास
डाइहाइड्रेट बनना शुरू हो जाएंगे। ओके, और जैसे ही ये कंटिन्यूएशन होती रहेगी, एनहाइड्रस सोडियम क्लोराइड जो है डाइहाइड्रेट में चेंज होता जाएगा। तो जैसे ही पूरा सोडियम क्लोराइड एनहाइड्रस जो है डाइहाइड्रेट में कन्वर्ट हो जाएगा, तो अगेन ये कर्व फर्दर कूल करने पर ओ की तरफ मूव करेगा, जहां पे हमारे पास आइस भी सेपरेट होना शुरू हो जाएगी। सो ये सब था हमारा एक ऐसा सिस्टम जिसमें दो कंपोनेंट जब रिएक्ट करते हैं किसी एक पर्टिकुलर कंपोजिशन पे और एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, तो वो एक डाइहाइड्रेट फॉर्म करते हैं, और यू कैन से एक ऐसा कंपाउंड बनाते हैं जो कि बहुत ही अनस्टेबल है, और जैसे ही हम उसको हीट करते हैं वो अपने मेल्टिंग पॉइंट से बहुत पहले एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे जाके डिकम्पोज कर जाता है, और उस टेम्परेचर को हम उस कंपाउंड का इनकंग्रुएंट मेल्टिंग पॉइंट बोल देते हैं। इनकंग्रुएंट मेल्टिंग पॉइंट क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो उसका एक्चुअल मेल्टिंग पॉइंट नहीं है, वहां पे वो मेल्ट नहीं किया, वो वहां पे डिकम्पोज कर रहा है। दैट इज वाई इट इज नोन एज द इनकंग्रुएंट मेल्टिंग पॉइंट। आई होप कि आप सबको ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर फिर भी कोई अगर इस टॉपिक में कोई डाउट है तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं, तो मैं कोशिश करूंगा आपके हर एक डाउट को अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊं। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस टॉपिक। So thank you. Have a nice day.